नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर ला रहे हैं, अंदर का एक्सपोजे आज ला रहे हैं। 7 जुलाई एक तारीख मुकर्रर हुई है और 7 जुलाई के पहले एक कवायद चलनी शुरू हो गई है। उसका अमेरिकी कनेक्शन क्या है, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, उसका कश्मीर कनेक्शन क्या है और 7 जुलाई की तारीख महत्वपूर्ण क्यों है। जिमखाना क्लब का नाम आपने सुना होगा। 7 जुलाई तक जिमखाना क्लब को खाली करना है। उसके पहले एक देश में कवायद शुरू हुई है। भारत और पाकिस्तान के बड़े नामचीन 100 लोगों ने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक खत लिखा है और खत का मजमून यह है कि दोनों देश को आपस में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बहाल करने के लिए बातचीत को जरिया बनाना चाहिए। पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों के नागरिकों के बीच में आना जाना शुरू होना चाहिए, मेल जोल बढ़ना चाहिए, व्यापार उरूज पर पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वहां का प्याज हमारे पास आए, हमारा हल्दी उनके पास जाए, वहां का छुहारा हमारे पास आए, हमारी कुछ रसमलाई उनके पास चले जाए। ये सारी चर्चाएं हुई, अच्छी अच्छी बात हुई कि हम गुलाब देने का भी काम करेंगे। कमल से नफरत है तो गुलाब की चर्चा कर रहे हैं। और दोनों देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको खत लिखा गया है। बड़े नामचीन लोग हैं। शेख अब्दुल्ला साहब के अभी अब्दुल्ला साहब हैं, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, शेख अब्दुल्ला साहब के सुपुत्र, और महबूबा मुफ्ती मोहम्मद भी हैं, और 60 ऑफिसर हैं, 50-60 के करीब ऑफिसर हैं। बड़े सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स, बड़े सेलिब्रेटेड, ब्यूरोक्रेसी के, खुफिया एजेंसी में काम करने वाले ऑफिसर भी। लेकिन इन सबका ताल्लुक एक बड़े क्लब जिमखाना से बड़ा अच्छा रहा है। जिमखाना का कश्मीर विंग वो सब भी कुछ करना चाह रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो पता चला ये सारे जो हमारे सेलिब्रेटेड लोग हैं, उनके पीछे तो बहुत बड़ा दाग है जो अब आगे आ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर उदय सहाय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आशुतोष। थैंक यू उदय जी। एक बात बताइए कि ये 7 जुलाई के पहले ये खत लिखा गया है और 7 जुलाई को लेकर के चर्चा है। इसी बहाने चर्चा हो रही है ये 50-60 ऑफिसरों की। इनका अमेरिका और पाकिस्तान कनेक्शन क्या है सर? आशुतोष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आप बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दों को उठाते हैं, फ्लैग करते हैं और प्रोवोक करते हैं हम जैसे अधिकारियों को और रिटायर्ड ऑफिसर्स को कि अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाएं, आपके दर्शकों तक पहुंचाएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 जुलाई इतना सैक्रेड डेट कैसे इमर्ज कर रहा है और किसने इसको सैक्रेड बनाया। हाँ, डिफाइन करने वाले वो हमारे आपके स्टूडियो में या घर में नहीं बैठे हैं, वो बैठे हैं कश्मीर लाउंज एक है दिल्ली जिमखाना क्लब में, वहाँ। और वहाँ बैठ के ये ड्राफ्ट किया गया एक लेटर है। और इंटरेस्टिंग है कि हम और हमारे पड़ोसी दोनों के नामचीन एडमिनिस्ट्रेटिव, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नामचीन सिविल सर्वेंट जिसको बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, खुफिया एजेंसीज के ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये सारे उसके सिग्नेटरीज हैं। मिलिट्री ऑफिसर भी। ऊपर से तो लगता है कि ये बड़ा इनोसेंट सा लेटर है जो
लिखा गया है अपने अपने जगहों के कि भाई बहुत हुआ युद्ध, बहुत हुआ कॉन्फ्लिक्ट, अब हम लोग आपस में फिर से प्यार जैसी भाषा में बात करें, और ट्रेड है, आपस का एक्सचेंज है, आपस का टूरिज्म है, वगैरह वगैरह पे फोकस करें। ये उसका एक लेयर है जो हाथी के दांत कहते हैं दिखाने वाला। लेकिन एज यू गो अ लिटिल इनसाइड, ये तो तो कितनी आपको अच्छी बात है सर कि वो बहुत हुआ, बंदूक गोली, अच्छी बात कह रहे हैं ना वो। अच्छी बात तो जरूर है, लेकिन हाँ, अच्छी बात के पीछे अगर अब पर्दा उठता है। ग्लव्स के अब अंदर अच्छी क्या बात है, का पर्दा उठाइए आप। ग्लव्स के पीछे क्या है, आप जब ग्लव्स खोलिएगा तभी आपको दिखेगा, और वो थोड़ा खतरनाक है। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले एक बैक चैनल नेगोशिएशन कहते हैं कि खुफिया तंत्रों में ये बड़ा एक ट्रेड जार्गन की तरह इस्तेमाल होता है, और उसकी एक परंपरा रही है भारत में, पाकिस्तान में, यूएस में, अलग अलग कंट्री में। और उसके तहत जो ये बड़े देश, अमेरिका जैसे देश हैं, वो अपने एक तरह से गुर्गों को पालते हैं उन कंट्रीज में जहां उनको लगता है कि वो कंट्रीज उनके इशारे पे काम नहीं कर रही है। जैसे भारत, भारत अगर उनके स्कीम में फिट नहीं होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको रास्ते पे लाने के लिए, और उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए वो ये बैक चैनल ऑपरेशंस भी करते हैं नेगोशिएशन के अलावा। और उन ऑपरेशंस में वो वहाँ के मोस्टली कुछ सर्विंग बट अधिकतर रिटायर्ड ऑफिसर्स को इंगेज करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसर्स को अचानक हार्वर्ड से डिग्री मिल गई, प्रिंसटन से मिल गई। ये अगर ध्यान से देखा जाए तो कई उसके बेनिफिशियरी। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं फॉरेन कंट्री में। अब मैं अगर रिटायर्ड हूँ और मुझे अगर आप थाईलैंड बुलाएं, मुझे खुशी होगी, एक नई देश को देखूंगा, घूमूंगा, और कॉन्फ्रेंस 2 दिन होगा या 1 दिन होगा, और बाकी 1 हफ्ते घूमना फिरना, खाना पीना वगैरह वगैरह होगा। तो हु विल नॉट लाइक इट। सो उनको कई ऐसे अनसस्पेक्टिंग और मोस्टली विलिंग ऑफिसर्स मिल भी जाते हैं जो उनके इशारे पे वहाँ जाएं। उसकी जो और उसका उसका जिसको आप कहते हैं कोविड मैसेज ये रहता है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको अब आप कार्यान्वित करें, और कार्यान्वित करने में आपको जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो भी दिया जाएगा इस टूर के अलावा इसके। और इस तरह से वो गुर्गे अपने पालते हैं। थाईलैंड के अलावा अभी लास्ट इस तरह का कॉन्फ्रेंस हुआ श्रीलंका में, और उसमें कई ऐसे अधिकारी गण भी शामिल हुए, और उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ। और आप देख रहे हैं कि अचानक उसका इफेक्ट ये है कि बहुत चीज़ें गरमाती हुई दिखती हैं। और उसी का एक हिस्सा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 7 तारीख को अगर हाई कोर्ट में नोटिस का डेट है, एविक्शन नोटिस का डेट है, तो उसमें इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? और ये हड़बड़ाहट सड़कों पे नहीं है, गलियों में नहीं है, ये क्लब में है जिस पर गाज गिरने वाली है या गिरी है, और वो दोनों तरह की छटपटाहट है कि हम बैठेंगे कहाँ, जहाँ हम एयर कंडीशन बिल्कुल लग्जूरियस जगह पे बैठ के पब्लिक गेज के बाहर अपना कार्य को अंजाम दे सके। तो ये कनेक्शन है जिमखाना क्लब और इस तरह की जो ग्रुप्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आप देखेंगे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो जो ब्रेक इंडिया या ब्रेकिंग इंडिया उस पर भी हम आ रहे आइडिया हैं आपको। आइडियाज एक को मिनट सर, ये जी जो ये जो आपने ये कहा कि थाईलैंड में मीटिंग हुई पहली और उसके बाद श्रीलंका में मीटिंग हुई, श्रीलंका इसकी के कुछ, दूसरी। ये इसका कुछ महीना तारीख वगैरह आपके पास है क्या? थाईलैंड और कितने लोग गए थे यहाँ से? वो सारे क्या अधिकारी मिलिट्री के भी थे, रिटायर्ड थे और राव के थे, या ब्यूरोक्रेसी के थे?
एडमिनिस्ट्रेशन के थे, पुलिस सेवा के थे, कितने अधिकारी थे? देखिए आशुतोष जी, मुझे ये ब्रेकअप देने की जरूरत ही नहीं है। वो कोई भी आप थोड़ा सा डिजिटल रिसर्च कीजिए, पूरा जो 60 लोग हैं जो उसके बेनिफिशियरी रहे हैं, उसमें से कई लोग वहाँ थे और जो जिमखाना क्लब के मेंबर भी हैं। और इसमें मैंने आपको वैरायटी बताई कि कौन किस तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। उसमें सिविल सर्वेंट, फॉर एग्जांपल, ये लिस्ट आप ध्यान से देखें तो इसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, इसमें वो क्या नाम है उनका, महबूबा मुफ्ती हैं। महबूबा मुफ्ती जी भी हैं। उसके बाद जवाहर सरकार टीएमसी छोड़ के काफ़ी समय हो गया इनको, आपको याद होगा सीईओ प्रसार भारती होते थे, बड़ा हाई प्रोफाइल। टीएमसी से नाता जोड़ा, टीएमसी में सब उनकी नहीं चली तो वहाँ भी छोड़ के अब वो भी है सिग्नेटरी। उसी तरह से सबसे इसमें डेकोरेटेड सेलिब्रेटेड ऑफिसर एएस दुल्लत अमर सिंह, राजस्थान काडर के जो राव के चीफ थे, वो भी हैं उसमें। तो वो लिस्ट कोई कॉन्फिडेंशियल लिस्ट नहीं है, वो आपके, वो तो उन्होंने पब्लिक में डाल दिया है। तो आपको केवल लिंक ये करना है कि उसमें से कितने लोग मेंबर हैं जिमखाना क्लब के। और वो एक्सरसाइज कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस की एक्सरसाइज नहीं है। एनीबडी कैन सी देम एंड कनेक्ट एंड कंपेयर। जाहिर है कि जिनको एक्सेस होगा जिमखाना में वही एक्सरसाइज कर पाएंगे, और इसीलिए वो कोई बड़ी अच्छा, बात नहीं जब है। जब ये पीस पीस की बात आती है, एक बहुत बड़ी थ्योरी चलती है और आप मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन इंसान होंगे इस पर प्रकाश डालने वाले, कि जब टेररिस्ट को कुछ अपने लिए कुछ समय चाहिए होता है, जब उनका पूरा एक प्रकार से जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में वो समय चाहता है। और ये समय उसमें पीस टॉक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात, एक देश दूसरे देश के बीच में रिश्ता ठीक हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो, उसमें वो उनको लीज ऑफ लाइफ मिलता है और फिर वो खुद से तैयार करता है। ये अक्सर हुआ 1990-89 के दौर में हुआ, और ये मैं हैरान हूं कि ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शर्म नहीं आती है। इनके जमाने में क्या हुआ कश्मीर में पूरी दुनिया ने देखा है। क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, इनके सरकार में रहते हुए सारी कार्रवाई हुई, और निर्लज्ज पतितों को एक बार भी उसके लिए माफी नहीं मांगता है। लेकिन ये लोग गोधरा के लिए, मोदी को माफी मंगवाने के लिए पूरी बैटरी लगी हुई है। लेकिन 5 लाख कश्मीरी पंडितों को किस तरह से जघन्य तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको बाहर निकाला, कत्लेआम मचाया, कहा कि कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर आजाद होगा हिंदू पुरुषों के बगैर और हिंदू महिलाओं के साथ। ये नारा देने वाला कौम, ये नारा देने वाला जो 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 जिसके राज्य में, जिसके शासन में ये सब हुआ था। अब एक कहावत है सर, अभी मैं एक पूर्व टेररिस्ट जो बाद में इंडियन स्पाई बने, उनका कहना था कि 1987 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसको रिग किया गया, और सुलेमान जो कि बाद में उधर सलाउद्दीन जो बाहर चला गया, वो भी चुनाव लड़ना चाहता था, उनमें एएस दुल्लत की भूमिका है। और वो लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम उनमें कितनी भूमिका है, हालांकि वो रॉ के चीफ हैं, वो देश विरोधी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जिमखाना क्लब के मेंबर हैं, और ये जिमखाना क्लब के ऊपर क्या अभी भी अमेरिकी डीप स्टेट का राज चल रहा है? 2-3 सवाल मैंने एक साथ। जी हाँ, ये बहुत ओबियस है कि एक अड्डा, रिस्पेक्टेबल अड्डा, जिसमें एक आम जनता का कोई एक्सेस नहीं हो, वहाँ बैठ के वहाँ प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आम जनता को आप जब बता रहे हैं आशुतोष, तो सबसे सुंदर तरीका उनको बता दीजिए कि धुरंधर में दुल्लत साहब थे। आप जरा याद हाँ, कीजिए दुल्लत साहब धुरंधर कहाँ में थे। दुल्लत साहब थे, बिल्कुल थे। हाँ, बड़े सुंदर ढंग से उस फिल्म में दो ऐसे एंटी इंडिया कैरेक्टर्स को दिखाया गया, और जिसका रियल लाइफ से बहुत दूर का रिश्ता नहीं है, वो एक्चुअली हुआ। और उसको एक ड्रामेटाइज ढंग से दिखाने, नेचुरली आप फिल्म बना रहे हैं,
दिखाने की पद्धति होती है, और उसमें दोनों के दोनों अधिकारियों को, एक इंटरेस्टिंगली दोनों राजस्थान काडर के हैं जैसा कि पता चला। एक सज्जन थे जो कि आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने प्लेट्स बदली, जो करेंसी है वो प्लेट्स बदली हैं, हाँ पैसे का प्लेट्स, और वो उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और उस फिल्म में दिखाई जाती है कि कैसे वो एक यहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ, एक होटल में वो दोनों प्लेट्स बदले, और उसमें सबसे जो मेरे ख्याल से डिस्टर्बिंग बात ये थी कि एक बार उसको रोक दिया गया। जब फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए तो अगले फाइनेंस मिनिस्टर को भनक इसकी मिली तो उन्होंने रोक दिया। मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी ने रोका था, प्रणब मुखर्जी ने रोका था। हाँ, और वो फिर वापस इन्होंने जो चिदम्बरम ने आकर के फिर दोबारा दे दिया, फिर से रिवाइव किया, और फिर से वो प्लेट, और ये वो प्लेट्स थे जो एक ही कंपनी इंडिया की भी करेंसी छाप रही थी और पाकिस्तान की करेंसी भी छाप रही थी। वो फिल्म बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब वो फिल्म आपके नेटफ्लिक्स पे है, सबके सामने है, देखिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑपरेशन होता है। तो दुलत एक तरफ वो एग्जाम्पल है, एक तरफ दुलत साहब का एग्जाम्पल है। और दुलत साहब का एग्जाम्पल बहुत सैड इसलिए है कि बाद में रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक 2-3 किताबें लिखी, उसमें से चौंकाने वाली एक किताब है जो आईएसआई एजेंट के साथ को ऑथर किया है। मैंने भी को ऑथर अपनी एक किताब की है किसी ऑथर के साथ। ऑथर के साथ आप जब करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि उसकी एक रिस्पेक्टेबिलिटी हो, उसका क्रेडेंशियल हो, उसकी प्रोफाइल हो, और जिससे आपके किताब का वैल्यू भी बढ़े और आपको भी उसके। इन्होंने किसको चुना? आईएसआई का के जो चीफ थे उनको चुना, और जाहिर है कि लोगों ने क्यूरियोसिटी में खूब वो किताब पढ़ी। ये सज्जन वो थे जो दोवल साहब, जो आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस कंट्री के, उसके बारे में उनको हार्डलाइनर डिक्लेयर करके, हार्डलाइनर का मतलब है कि अंधे लोग हैं, ये अलगाव, मन में नफरत फैलाते हैं, इस तरह की कहानियां, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जबकि सच्चाई जस्ट उल्टी है। सच्चाई ये है कि इस तरह का एक रिजीम में जिसमें दुलत साहब उसके अहम हिस्सा रहे, और वो काफ़ी समय तक कश्मीर डेस्क जो जेएनके के इंचार्ज रहे, उसके बाद फिर वहाँ के गवर्नमेंट के एडवाइज़र रहे। और आप समझ सकते हैं कि इनका कितना भी हो जाए इंसर्जेंसी, हम लोग को अपने ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, हमें बातचीत खुला रखना चाहिए। ये उस स्कूल वाले उस समय थे। आज के जो ऑफिसर्स हैं वो इतना रिजेंट करते हैं उस पूरे वाक़ये को कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये 2 कैरेक्टर्स जो हमने बताए, और इंटरेस्टिंगली दोनों राजस्थान काडर के, एक आईएएस और एक आईपीएस, उनके कारनामे सुन के मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे सकते में हमें आ गया। और ये कहानी रुकी नहीं है सर, ये कहानी रुकी नहीं है कि कैसे अमेरिकन डीप स्टेट ऐसे ऑफिसर्स को वो स्पॉट करती है, उनके जो झुकाव को आइडेंटिफाई करती है और फिर उनका इस्तेमाल करती है। और चूंकि ऐसे अफसरों ने उस पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत अंदर से देखा होता है और उसकी बारीकियों को समझा होता है, तो क्या शेयर होता होगा आप समझ सकते हैं। और उनकी जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क रिटायर करते ही ख़त्म नहीं होती, वो कम से कम 8 साल 10 साल तक चलती है। एक्सेस जो आपको मिलता है, इनफॉर्मल एक्सेस, फॉर्मल एक्सेस, वो माइंड बॉगलिंग है। और जस्ट फॉर अ प्राइस, जस्ट फॉर अ मनी दे आर इंगेज्ड। एंड एक और खबर आ रही है, एक और जी खबर आ रही है उदय जी, जी, आरएसएस के बारे में कहा गया, मुझे नहीं मालूम कि ये खबर कहां से, ये प्लांट है क्या हुआ, हालांकि आरएसएस ने डिनाई किया है ये प्लांटेड खबर है या इसी गैंग के द्वारा दिया गया है और उसके बाद ये 100 लोगों की चिट्ठी दोनों तरफ गई है, गॉड नोज। लेकिन एक खबर आई कि आरएसएस के लोग ने बैक चैनल पाकिस्तान से बातचीत करने को कहा है और उसमें राम माधव की भूमिका आ रही है, क्योंकि अमेरिका में अभी राम माधव भी थे, दत्तात्रेय होसबोले भी थे, और एक कार्यक्रम में तो बहुत ही फूहड़, बहुत ही
बहुत ही घटिया बयान दिया राम माधव जी ने, उसकी बड़ी आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका जो जो कह रहा है हम करते जा रहे हैं, फिर भी आप हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। अरे अमेरिका कहते जा रहा है, हम करते जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। तो ये अब इसका लिंक समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस का बैक चैनल पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है और उसके बाद यह खबर आई है। आशुतोष जी, जो मुझे मेरी समझ है इस विषय पे, ये पहली बार नहीं हुआ है। आरएसएस चूंकि अपने लेवल पे भी उनकी एक इंटेलिजेंस तंत्र है, खुफिया तंत्र है, और कई बार उनको ऐसे स्टेट में काम करना पड़ता है जो बिल्कुल ही, फॉर एग्जांपल अभी हाल तक जो स्थिति आपको बंगाल की थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेलिजेंस चैनल के अलावा आरएसएस के ऐसे चैनल रहते हैं जिससे वो अपनी बातचीत या इंटेलिजेंस कलेक्शन जारी रखते हैं। वो कोई नई चीज नहीं है, हुआ भी होगा। लेकिन राम माधव के बारे में जो आप इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, आज ही सवेरे कोई मुझे कह रहा था कि शायद इस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा ये भी थे। और अच्छा, हाँ, और ये कंफर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में मैं था नहीं, और ये लोगों को बात चौंकाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहने वाले ये भी कह रहे थे कि आरएसएस के अंदर भी आरएसएस के कई सस्पेक्ट्स हैं। जिस तरह पुलिस के अंदर ही पुलिस के कई सस्पेक्ट्स होते हैं, आरएसएस भी हमारे आपके जैसे हाड़ मांस के आदमियों का ही बना है। एक उनका हाई मोरल ग्राउंड जरूर है, उन्होंने अपना ये बहुत रखा है, लेकिन ब्लैक शीप होने की संभावना वो भी रूल आउट नहीं करते। और बिना कंफर्मेशन के बात कही जाए या ना कही जाए अलग बात है, लेकिन ऐसे अफसरों की कमी नहीं है आशुतोष। अभी देखिए, आपको राम जन्मभूमि के कॉन्टेक्स्ट में भी एक ऐसे फॉर्मिडेबल रेपुटेशन के आईएएस ऑफिसर का नाम आ रहा है जिसके बारे में आप सर्च करेंगे तो डिजिटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप आरएसएस के जो संजीदे लोग हैं उनसे बात कीजिए, आपको इंसाइट मिलना शुरू हो जाएगा। आप ऑफिसर्स, चूंकि वो केवल अपनी एफिशिएंसी के लिए नहीं जाने जाते थे, वो अपनी फॉर्मिडेबल एरोगेंस के लिए भी जाने जाते थे। तो जाहिर है ऐसे अफसरों के कुछ दुश्मन भी होते हैं, वो उनके बारे में वो भी खुल के बताते हैं। तो ये समय आ गया है कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट की समझ आम जनता तक पहुंचे, और उसमें छुपाने से नहीं होगा, बताने से होगा। जहां तक आरएसएस का प्लांट होने का सवाल है, वो मैं एज अ पुलिस ऑफिसर, एक्स पुलिस ऑफिसर समझता हूँ देयर इज नो सरप्राइज एंड दे शुड एक्चुअली डू इट। तभी वो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, वो चाहे भारत सरकार का हो, चाहे वो आरएसएस का हो। तो ये कहानी इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है आशुतोष, कि हमें कहीं ना कहीं आंख खोल के देखना पड़ेगा कि जिस तरह से कश्मीर ऑक्युपाइड, जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस एरिया में, वहाँ कराची में जो डिस्टर्बेंसेस हैं, उससे हमारे पड़ोसी भी काफ़ी परेशान हैं। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन एजेंसी या अमेरिका उसमें किसी तरह से सहूलियत देकर उस बातचीत को शुरू कराए। और वो बातचीत जब शुरू होती है तो कहीं ना कहीं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उसमें से ही कुछ ऑफिसर शेयर करते हैं। और आज केवल फर्क ये हो गया है कि पहले ये सॉफ्ट लाइन पे सब कुछ चलता था, आज लाइन हार्ड लाइन हो गया है। और सॉफ्ट एक जो पॉलिसी थी इन मामलों में, जिसको जो फ्लैट फुटेड कही जाती थी, जो माइल्ड मैनर्ड कही जाती थी, एक जमाने में बड़े बड़े अधिकारी रहे, एम के नारायणन, शिव शंकर मेनन, ये सब कहते थे नहीं नहीं भाई, आप आपस में बात करते रहो, आप छोटी छोटी बात पर ध्यान ना दो, टेररिस्ट अटैक भी हो भी जाए तो ओवर रिएक्ट ना करो। वो बदल चुका है आज के दिन में। सो दैट इज मेकिंग देम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। और इसीलिए भ्रम फैलाने के लिए बहुत सारी बात बीच बीच में आती रहती है,
जिसका कुछ और छोर पता नहीं चलता, और उन चीज़ों को बातचीत करने का या डिस्कस करने का, स्ट्रेटेजाइज करने का कई और अड्डे होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जिमखाना क्लब में क्या उनका कनेक्शन है, इस ऑफिसर्स का, सिग्नेटरीज का जो लिस्ट है, उसमें से आप देख लीजिए कितने लोग जिमखाना के हैं। आपको ठीक ठाक तादाद मिल जाएंगे। आपके पास मेंबरशिप है तो आप चले जाइए जिमखाना क्लब, झांकिए कि कश्मीर लॉन्ज में क्या हो रहा है शाम में। आपको लगेगा कि वो काफ़ी एक तरह का पब जैसी एक्टिविटीज़ हो रही है, बातचीत हो रही है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 2.5 जो हमारे जनरल रावत साहब बोलते थे 2.5 एनिमी से लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, अब तो मैं कहूँगा 3.5 हो गया, क्योंकि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, और आधे जो हमारे कंट्री के अंदर छुपे हुए वो सारे के सारे वैसे लोग हैं जिसको हम इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस कहते हैं। एक मैं आपसे, आप नृपेंद्र मिश्रा के बारे में बोल रहे थे उदय जी, क्या आप जिक्र कर रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा का, क्योंकि अभी बहुत बहुत चर्चा हो रही है नृपेंद्र मिश्रा की। नहीं, नृपेंद्र मिश्रा का जहाँ तक सवाल है, कुछ सवाल मेरे मन में बहुत स्ट्रांगली उठते हैं। सवाल हैं, एलिगेशंस नहीं है, क्योंकि एलिगेशंस के लिए आप प्रूफ के साथ बोलते हैं। सवाल ये है कि एक जनरल इंप्रेशन अयोध्या में जो चोरी हुई है उसको लेकर ये है कि बड़े लोग नहीं पकड़े गए, और जो पकड़े गए वो साइड प्लेयर्स थे, वो एक्चुअल प्लेयर्स अभी भी पीछे हैं। तो ये कौन है बड़े लोग, ये सवाल जनता के दिमाग में बार बार उठ रहा है। तो और भी लोग होंगे, छोटे छोटे नाम तो मीडिया के सामने आ ही रही है, कई यूट्यूबर्स हैं जो बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन एक नाम जो अमूमन लोगों को छूट रहा है वो है नृपेंद्र मिश्रा का। नृपेंद्र मिश्रा पर मैंने जब ब्यूरोक्रेसी में लोगों से बात की तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी इम्प्रेशन आ रहे हैं, और वो रिमार्क्स आ रहे हैं। कॉरिडोर के जो सवाल होते हैं उन सवाल में सबसे बड़ा सवाल लोग ये कर रहे हैं कि भाई इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो पहला रिस्पांस आता है कि वेरी एफिशिएंट ऑफिसर। दूसरा पूछते हैं कि इनको जब मोदी साहब आए दिल्ली गुजरात से प्राइम मिनिस्टर बन के, तो यहाँ की वहाँ तो छोटी सी ब्यूरोक्रेसी थी, एक स्टेट का मामला था, यहाँ पूरे कंट्री का मामला था, 40 मंत्रालय थे। तो उस बड़ी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने के लिए कोई, और उन घोड़ों पे चढ़ने के लिए अच्छा सवार कौन हो सकता है जो कि गाइड करे, मेंटोर करे। तो पता चला कि 2 लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, और जो नाम कॉरिडोर का नाम कहते हैं, राजनाथ सिंह साहब थे और एक जो वकील साहब गुजर गए वो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और वहां पर, लेकिन कुछ समय तक तो चला उनका ठीक ठाक, एसीसी को भी शायद हेड कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद इनको अचानक पीएमओ से निकलना पड़ा। आज तक एक बड़ी मिस्ट्री है कि क्यों नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ से निकलना पड़ा। थोड़ा पीछे जाएं तो आपको मीडिया में बार बार बात आ रही है कि इन्होंने गोली चलवाने में मेजर भूमिका अदा की जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी यूपी में। उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के बाद कल्याण सिंह जी की सरकार आई, उसमें भी मतलब इनकी एफिशिएंसी के कारण प्रैप्स इनको फिर से पिकअप किया गया और मामला वो कुछ महीने या 1 साल तक चला। कंट्रीब्यूट भी उन्होंने किया होगा, जाहिर है, लेकिन अचानक वन डे ही वाज ड्रॉप्ड। आप जब उसको खोजते हैं इंटरनेट के दुनिया में तो शायद वो चीज निकल के आने लगती है कि
किसी अमेरिकन इंटेलिजेंस की एजेंसी के कारण, उनकी मुलाकातों के कारण या बैक चैनल रिलेशनशिप के कारण वो बातें किसी ने, आईबी ने, गांव ने, किसी ने पहुंचाया होगा, एंड ही वाज सडनली डम्प्ड देयर. He was suddenly dumped from PMO, he was suddenly dumped there, and still वहां से निकल के वो जाकर लग गए. और लगे किसके साथ, कौन सी कंपनी थी, उनके साथ क्या रिलेशनशिप था, फिर निर्माण समिति के हेड बन गए. और ये सवाल आज नहीं तो कल, लोग अभी तो कॉरिडोर में कर रहे हैं, जल्द ही आपके सामने आएगा. और मीडिया भी इसमें मजे ले रही है. मीडिया ये भी कह रही है कि शायद उससे भी बड़ा असाइनमेंट JNK का 4 दिन को मिलने की संभावना है, वगैरह वगैरह, क्योंकि इन्होंने इतने राजदार वो हो गए हैं कि राजों को छुपाने के लिए आपको कहीं ना कहीं खुश करना पड़ेगा. तो दीज आर अटकलें लगाई जा रही हैं. और ये कहीं ना कहीं टाइम आ गया है कि हमारी टॉप लीडरशिप को इन प्रश्नों, जिसको हम धोबीज इंप्रेशन कहते हैं, धोबी इंप्रेशन का भी एक इम्पैक्ट होता है, और उसका इम्पैक्ट को समझते हुए उस पर गहराई से उसका इन्वेस्टिगेशन करें, और दूध का दूध और पानी का पानी करें. समय आ गया. मतलब उदय जी, आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े शार्क हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये सब कहीं एक तो अपने देश के अंदर भी कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं, जो छोटे लालच में 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ 1000 करोड़ रुपया कमा लें, बेटे को सेट कर लें, बेटी को सेट कर लें, और इस तरह के कैरेक्टर फिर विदेशी शक्तियों के हाथ भी खेलते हैं, क्योंकि जब यहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो आगे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. अभी जो 60 ऑफिसर हैं ये विदेशी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं. जिमखाना क्लब उनका बहुत ही बड़ा आरामगाह बना हुआ है, वहीं से वो सारे चीजों को हैंडल कर रहे थे. इसलिए 7 जुलाई उनको लग रहा है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर बैठकी खत्म हो जाएगी फिर कोई और ठिकाना होगा. तो कुल मिलाकर के ये है कि जिमखाना क्लब के और ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, इस सब के पीछे राज ये है कि ये डीप स्टेट करवा रहा है ये सारा खेल, और हमारी ब्यूरोक्रेसी के बहुत बिल्कुल करवा रहा है. सेलिब्रेटेड ऑफिसर उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड है. आशुतोष, इसीलिए मैं ये चीज रेज कर रहा हूँ कि आम जनता को इस चीजों की जानकारी नहीं है. मैं सिनिकल नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि तमाम अधिकारी ऐसा करते हैं, नहीं. एक पर एक अधिकारी और एक पर एक सैक्रिफाइसेस उनके प्रोफेशनल लाइफ में आप देखेंगे. लेकिन ये जो ब्लैक शिप हैं, उनको नेमिंग एंड शेमिंग भी उतनी ही जरूरी है, और नहीं तो दे गेट अवे विथ मर्डर. इवन राम जन्मभूमि की जो वाकया है, उससे उसको आप कितने लाख या कितने करोड़ की चोरी हुई उससे नहीं आप माप सकते. उन्होंने हमारा विश्वास चुरा लिया. ये उसी तरह का चुराना है जैसे कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल ने लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम पे जो विश्वास है चुरा ही नहीं लिया, डकैती डाल दिया. आज के डेट में अगर आप आशुतोष उतरें कि मुझे ईमानदार पॉलिटिक्स में भरोसा है, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के ईमानदारी की पॉलिटिक्स करूंगा, लोग मुस्कुराएंगे और फिर हंसेंगे कि एक नया दुकानदार आ गया. Nobody believes that you will be also doing some honest politics, क्योंकि उसने चुरा लिया और शायद उसमें वर्षों लग जाए उस बात को भूलने में. उसी तरह से ये जो राम जन्मभूमि का जो चोरी हुआ है, मुझे याद है मैंने खुद ही उस समय अपने इसी रूम में जहाँ बैठा हूँ मैं, और अभी भी वो रसीद चिपटी हुई है. मैं तो छोटा अधिकारी हूँ, मॉडेस्ट मीन्स हैं, 2500 रुपये अपने मीन्स से मैंने रसीद दी थी. और हमारे यहाँ जितने 2-3 काम करने वाले स्टाफ हैं उनके लिए भी 250-100 का रसीद कटवाया था. उनको कहा था कि जाके छपा के रखना, ताकि मंदिर में एक सेंस ऑफ ओनरशिप उनका हो. वो अभी भी लगा हुआ है. जिस दिन ये वाकया हुआ देख के मैं सोच रहा था ये कौन से लुटेरे हैं, अपने भगवान के मंदिर में भी जिनको शर्म नहीं है ये करते हुए जो उन्होंने किया है.
और इसको उनको न प्रकृति माफ करेगी, न सरकार को माफ करना चाहिए। मैं योगी जी का प्रशंसक हूँ, ये कहने में मुझे कोई ग्रेस नहीं है। उन्होंने योगी जी SIT बढ़िया बना काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो 7-8 निकाल के लाए हैं आप, वो तो मुर्गे गुर्गे हैं। फ्रंट इसके ठीक है, उनको भी सजा मिलेगी, बच के कहाँ जाएंगे, ऊपर भी कहीं नहीं जाएंगे, नीचे भी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो वाइडर फोर्सेस हैं who get away with murder, you should have the political guts to also pin them down. And if you do that, आपको कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा, उसका पॉलिटिकल गेन भी एक अलग तरह की मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में मैं भी बातचीत करता रहता हूँ, कई महिलाएं मोदी जी योगी जी के नाम से ही काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। राइट। उनको लगता है कि इन्होंने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें दिया है, एक हमारी मैं इज्जत के साथ सर उठा के घूम रही हूँ। ये विश्वास तो है, बहुत बड़ा विश्वास है, और वो विश्वास न टूटे, इस छोटी घटना लोग सोच रहे हैं कि चोरी है, ये भी चला जाएगा, मीडिया के इससे ग्लेयर से ही बाहर हो जाएगा, हो सकता है बाहर हो जाए। लेकिन वो ये ना भूले कि कहीं ना कहीं कई लोगों का बहुत डीपली दिल टूटा है इस घटना से। मैं खुद ही परेशान रहा 2-3 दिन कि ये क्या हो गया। पूरी कॉलोनी में घूम घूम के जो चंदा लेने वाले टीम आई थी, मैं कम से कम 10 ऑफिसर्स को मैं खुद ले गया, उनको ले गया, इंट्रोड्यूस कराया कि ये आए हैं, और उनको इज्जत के साथ रसीदें काटी, और वो रसीदें आज मुझे मुंह चिढ़ा रही हैं मेरे इसी रूम में बैठ के। तो यही सब कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया उदय सहाय जी। आपकी आवाज़, आपका वीडियो बाद में, शुरुआत में तो हम लोगों ने देखा, लेकिन बाद में आपकी आवाज़ से ही हमें दर्शकों को जानकारी मिली। लेकिन अभी जिस तरफ उदय जी इशारा कर रहे थे मित्रों, राम मंदिर वाला प्रकरण तो है ही है। नृपेंद्र मिश्र के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, वो भी एक बड़ा विषय है। मैं अभी कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास उस तरह की कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही उदय जी के पास है। लेकिन चर्चा तो बन रही है, और पावर गैलरी में चर्चा शुरू हो गई है कि यकायक उनको पीएमओ से फिर क्यों हटाया गया, फिर यहाँ उनको जो जिम्मेदारी दी गई, फिर वो बयान देने लगे, क्या उनकी क्या भूमिका है, उनके बेटे एमएलसी बन गए। अब किस किस तरह की बात है, कहा जा रहे हैं कि उनकी भी कुछ संपत्ति है, क्या है नहीं है भगवान जाने। ये तो अब अगर कहीं पावर गैलरी में आग लगी है, धुआं हो रहा है, तो पता चलेगा कि आग है भी या नहीं है, लेकिन धुआं तो उठ रहा है। लेकिन 7 जुलाई को लेकर के, जिम खाना को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं, अब वो सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, कौन कहां पर किससे अलाइंड है। अमेरिकी डीप स्टेट इतना गहरा जड़ जमा चुका है मित्रों, जिसको पहचानना और जानना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम एक्सपोज करते रहेंगे, नई नई बात आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।